हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग क्लास चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर के दोस्तों आपके बुक में टोटल 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के, और टोटल के टोटल यानी 15 के 15 क्वेश्चंस आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग लगाने वाले हैं। दोस्तों छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी टॉपिक है और छोटे से न्यूमेरिकल भी हैं, यानी बहुत कम क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। आप लगाओगे देखोगे ना, आप कहोगे मज़ा आ गया सर। कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से आपको याद हो गया है और कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये चैप्टर आप यूट्यूब पे पढ़ाया भी नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन एक एक नंबर का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। उस एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं चैप्टर से, एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो, और एक या दो 15 क्वेश्चन देख लो बढ़िया तरीके से। उन दोनों, अगर एक आया तब भी, दो आया तब भी, दोनों को उड़ा कर रख आओगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। एंजॉय लेने के लिए हो जाओ तैयार, निकालो कॉपी और पेन, बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हैं 15 से 15 क्वेश्चन का। क्वेश्चन पहला दोस्तों आपके सामने आ गया है, कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो मैंने कभी आपको बताया दोस्तों, अगर कोई आवेश स्थिर है, अगर कोई आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसके चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र होता है, केवल विद्युत क्षेत्र। तो केवल विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? अगर कोई आवेश रुका हुआ है, ठीक ना। आवेश की बात करें, आवेश स्थिर है। यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान वेग से गतिमान हो, अगर कोई दोस्तों आवेश एक समान वेग से गतिमान है, तब वहाँ पे विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो कहने का मतलब अगर कोई आवेश एक समान वेग से गतिमान होगा तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान हो जाएगा, त्वरित गति से, अगर कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान है, तब उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग भी होगा। तो कहने का मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, अभी एक बार मैं लिख दूं पहले, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय से दिया, चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ से उत्पन्न हुआ? जब कोई आवेश त्वरित गति से गतिमान हुआ। अगर आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश त्वरित गति से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग भी हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। अगर कोई आवेश त्वरित गति से गति कर रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्वरित आवेश द्वारा, ठीक ना, त्वरित आवेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दोस्तों कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। अब सातों का नाम दोस्तों आप कहाँ से याद रखोगे? एक ट्रिक बता रहा हूँ। वह ट्रिक क्या है? रेडियो मिर्ची, आई लव यू, तुम लोग का फेवरेट वर्ड ना, आई लव यू, यू वाला, ये वाला यू, ठीक ना। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्स गामा, ये दोस्तों ये तरंग है। इस वाले सेंटेंस में, यानी जो मैं सेंटेंस लिखा हूँ, इसी सेंटेंस में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें 7 होती हैं, सातों विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम आ गए हैं। देखो कहाँ से? इस रेडियो से रेडियो तरंग, इस रेडियो से रेडियो तरंग, इस माइक्रो से माइक्रो तरंग यानी सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। आई से इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे होता है क्या? इंफ्रारेड मैं लिख दे रहा हूँ, इंफ्रारेड वेव। इस लब में ये विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश से कहते हैं, या दृश्य तरंगे, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश तरंगे। यू से अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट वेव भी बोलते हैं। एक्स
एक्स रे, यहाँ पे गामा रे, गामा रे पूरा लिख दे रहा हूँ, गामा रे, ठीक ना, गामा रे। दोस्तों ये 7 प्रकार की तरंगे हो गई। कितनी तरंगे होती हैं? 7 प्रकार की। कौन कौन सी तरंगे आपके सामने लिखा गया है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वी से वायलेट, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल लाइट, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्स रे, जी से गामा रे, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब बताओ इसमें से 7 में देख लो, बताओ गामा किरणें आया है, अवरक्त किरणें हम लोग वही इंफ्रारेड को शायद बोलते हैं। उसके बाद एक्स किरणें, एक्स भी आया है। तो बीटा किरणें कहीं आया है? बीटा किरणें इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं आया है। इसका मतलब है कि बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आता है। रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स गामा, रेडियो मिर्ची, आई लव यू एक्स गामा, 4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आंसर समझ में आ गया ना दूसरे का, कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बीटा रे, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फिर देखो ऑप्शन आ गया, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इन 7 को छोड़ करके अगर कोई ऑप्शन दिया होगा तो वह आंसर आपका हो जाएगा। इन 7 में से अगर छोड़ करके कोई दिया होगा तो वही आपका आंसर है। देखो क्या दिया है आपको, एक्स किरणें है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा किरणें नहीं है, अल्फा किरणें कहीं आया है? नहीं है, अल्फा किरणें आंसर है। और ऑप्शन देख लो, गामा किरणें है इसमें। उसके बाद अवरक्त किरणें भी है इसमें, इंफ्रारेड को शायद अवरक्त बोलते हैं, तो है। तो इसका मतलब है कि आपका अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण इसमें से कौन सा हो सकता है? अल्फा किरणें नहीं है, एक्स किरणें है। उसके बाद बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अच्छा विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? अल्फा किरणें इसमें कहीं नहीं आया है। बीटा किरणें कहीं नहीं आया है। धन किरणें वो भी नहीं आया है। एक्स किरणें आया है। तो एक्स किरणें क्या है? आपका ऑप्शन है। एक्स किरणें आपका ऑप्शन है, वही आंसर भी है, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, एक्स किरणें आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं चलो भाई जगह ले लेता हूँ। क्वेश्चन इसको मैं अभी रहने देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत है भाई। रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा की ज़रूरत है। अभी इसको मैं रहने देता हूँ। 4 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा, ठीक ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ये देखो इसको मैं इरेज करता हूँ। और यहाँ से मैं आपको ये बताऊँगा भी, यहाँ से ये बताऊँगा मैं अभी कि इसकी ज़रूरत कहाँ पर है, ठीक ना। इसको देखो मैं इरेज किया है या, चलो भाई इसको मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां का सॉल्यूशन जरा देखना भाई। कह रहा है कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। पहले भाई वैद्युत चुंबकीय वेक्टर समझो दोस्तों। देखो यहाँ पे ये हुआ आपका एक्स, मान लो एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस और ये हुआ आपका जेड एक्सिस। इधर होता है वैद्युत क्षेत्र सदिश, इधर होता है चुंबकीय क्षेत्र सदिश और इधर इसके संचरण की दिशा यानी वेक्टर वी की दिशा, ठीक ना। कहीं के भी लिखा जाता है, मैंने वी लिख दिया हुआ है। ये देखो वैद्युत क्षेत्र की सदिश ये वाला, ठीक ना। और थोड़ा और बढ़ा दो क्या, ये चलो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र सदिश वाला। ये हुआ आपका चुंबकीय क्षेत्र वाला, चलो वी वाला मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ वी, ठीक ना। दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक ना। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र सदिश। ये भी देखो है वैद्युत क्षेत्र सदिश, वैद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक ना। ये वाला ये वैद्युत क्षेत्र सदिश हो गया। जबकि ये जो बना रहा हूँ ये कौन सा हुआ? चुंबकीय क्षेत्र वाला, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक ना। ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र का, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र का। यहाँ पे जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट, यहाँ पे क्या बोलेंगे? ई नॉट। इसको बोलेंगे हम लोग बी नॉट, इसको क्या बोलेंगे? बी नॉट, यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आयाम जिसे बोलते हैं ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पे तो चुंबकीय 1 नंबर में आता है विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, ठीक ना। 1 नंबर में आता है विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। भाई चैप्टर पढ़ लो, 1 नंबर लगा लो, और डिफिनीशन ही ना पता रहे तो बेकार है ना, बेकार है कि नहीं? एकदम बेकार है।
तो विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं, फिगर से देखना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा, तरंग की ये संचरण की दिशा है, ये v की दिशा है इधर भाई, v की दिशा इधर है, तथा तरंग के संचरण की दिशा दोनों के लंबवत होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा इनके संचरण की दिशा, इनके आगे बढ़ने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। तो ऐसी तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। एक बार और डेफिनेशन सुनना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ठीक ना? चलो भाई, ये बात समझ में आ गई। और देखो भाई, तो अभी मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ, क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन पे क्या कह रहा था कि तरंग संचरण की दिशा अनुदिश है। अब बताओ, तरंग संचरण की दिशा ये जो है, ये वेक्टर ई और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या है यहाँ पे? ये वेक्टर v है, ये वेक्टर v, वेक्टर e और वेक्टर b दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसकी दिशा हम लोग निकालते हैं, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर e क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर e क्रॉस वेक्टर b की जो दिशा है वह दिशा क्या होगी? वेक्टर v की दिशा होगी। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा किधर है? एन कैप के डायरेक्शन में, एन कैप के डायरेक्शन में। जैसे आपने बहुत सारा ऐसे किया हुआ है, जैसे इस तीनों एक्सिस बना दिया जाता है, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे के जब होता है तो आई क्रॉस जे की दिशा तो आप लोग बताते हो कैप के कैप की दिशा में, जे और के की दिशा तो आप बताते हो आई कैप की दिशा में, होता है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर x और y परपेंडिकुलर है तो x और y की दिशा के कैप यानी जेड वाले की दिशा में, ठीक ना। मतलब दोनों के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर e क्रॉस वेक्टर b की जो दिशा होगी वह क्या होगी? वेक्टर v के मतलब वेक्टर v की डायरेक्शन में। तो वेक्टर v क्या है? वेक्टर e और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के लंबवत है। तो यहाँ से बात क्या समझ में आई? एक तो डिफिनीशन समझ में आई कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के लंबवत होती है। ठीक है ना। चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 मैं वहाँ बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये वाला चीज़ मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पे लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है किसी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं, वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। अब देखो, ये वैद्युत क्षेत्र, ये चुम्बकीय क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। और साथ ही साथ दोनों की कला भी क्या है? समान कला में है। जहाँ पे ये अधिकतम वहाँ पे ये अधिकतम, जहाँ पे ये जीरो यहाँ पे ये जीरो। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत तो हैं ही है, साथ ही साथ समान कला में हैं। वैद्युत क्षेत्र देख लो, वैद्युत क्षेत्र ये हुआ चुम्बकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जहाँ पे अधिकतम वहाँ पे चुम्बकीय क्षेत्र अधिकतम, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जीरो वहाँ पे चुम्बकीय क्षेत्र जीरो। इसका मतलब है कि दोनों समान कला में हैं, तभी ये समान समान चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। ठीक ना। तो वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। ठीक ना। क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। ठीक। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। जो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ होती है। जैसे आपको कभी बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की जो डिफिनीशन होती है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय
अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है, और कौन सा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। देख लो प्रकाश में ये विजिबल लाइट जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश तरंगे बोलते हैं। विजिबल लाइट को क्या बोलते हैं? प्रकाश तरंगे बोलते हैं। तो प्रकाश तरंगे किस में आता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो लाइट की प्रकृति क्या हो जाएगी? अनुप्रस्थ हो जाएगी। लाइट की प्रकृति क्या हो जाएगी? अनुप्रस्थ हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां। अब दोस्तों 8वें के लिए मैं इसको बचा के रखा था, अब ये बार नाम मैं मिटा दे रहा हूँ, तब आपको समझाऊंगा मैं, ठीक ना। तो क्या 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो भाई इसको मैं ये इरेज किया। ये तो नाम पता चल गया, रेडियो मिर्ची मतलब रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, इंफ्रारेड रे, वी से विजिबल लाइट, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्स रे, जी से गामा रे, ठीक ना। अब इसको मैं इरेज करके दोस्तों इसको मैं करता हूँ एक सीक्वेंस में, और उस सीक्वेंस को याद करने के लिए मुझे और थोड़ा इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक ना। ऊपर बना दूँ और इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर अपने कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर अपने को 8 बताना है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने के लिए एक बार फिर मैं ये ट्रिक लिखता हूँ। कौन सा ट्रिक है? रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा, आई लव यू एक्स गामा, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा, ठीक ना। अब इस ट्रिक को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, जो ट्रिक आपको काम आएगी, गामा एक्स यू आई लव गामा पहले लिखा, फिर एक्स लिखा, फिर यू लिखा, फिर लव होना चाहिए था ना, फिर होना क्या होना चाहिए? यू हो गया, फिर लव आई मिर्ची रेडियो। तो आपको दोस्तों ये जो मैं आपको लिखा पहले ये सेंटेंस आप याद कर डालो बढ़िया से। जब ये सेंटेंस याद कर डालोगे, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा, जब ये याद रहेगा इसी का उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दिए। और वी फॉर होता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में दोस्तों 7 रंग होता है ना। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक ना। इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। अब दोस्तों यहाँ से मैं एक और ट्रिक बताने वाला हूँ। पहला ट्रिक ये हुआ विद्युत चुम्बकीय तरंगों को याद करने का। दूसरा ट्रिक, पहले ये तो ट्रिक हुआ विद्युत चुम्बकीय तरंगों को याद करने का। दूसरा ट्रिक ये काम करने वाला है आपका, किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, किसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, किसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, किसकी आवृत्ति कम होती है, किसकी क्षमता यानी बोले तो तीव्रता किसकी ज़्यादा होती है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इन सब के पे। तो आप जानते हो दोस्तों, ये आपको बढ़िया तरीके से याद है ये लाइन कि वी यानी ऐसे अगर हम लोग इधर की तरफ जाते हैं, तो लैम्डा क्या होता है? बढ़ता है, लैम्डा बढ़ता है, ठीक ना। तो वी कलर का लैम्डा सबसे कम होता है, आर कलर का लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सीक्वेंस आ गया इधर ये वाला भी कि गामा कलर का वेवलेंथ सबसे कम, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक ना। अगर इधर लैम्डा बढ़ता है, इधर आने पर लैम्डा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है। तो मैं इसको ऐसे बना दूँ, फ्रीक्वेंसी न्यू मतलब आवृत्ति क्या है? बढ़ती है। भाई उल्टा होता है ना, तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी में न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। जहाँ पे लैम्डा कम वहाँ पे न्यू ज़्यादा, जहाँ पे न्यू ज़्यादा वहाँ पे लैम्डा कम, इस तरीके से। और एक और फार्मूला होता है ई इक्वल टू एच न्यू, जिसका न्यू ज़्यादा उसका ई ज़्यादा, इधर आने पर ई ज़्यादा होगा, इधर आने पर ई क्या होता है? ई बढ़ता है, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसका तीव्रता भी ज़्यादा होगी, आई इंटेंसिटी बढ़ता है। तो दोस्तों ये ट्रिक काम करेगा। ये ट्रिक मतलब आप कैसे याद रखोगे कि सर रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गामा पहले लिख लो ऐसे। वो तो आपको काम करेगा कि कौन सी तरंग होती विद्युत चुम्बकीय, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती उसमें। फिर उसका उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद जो वी है, वी मतलब होता है दृश्य प्रकाश यानी लाइट प्रकाश, जो लाइट हम लोग पढ़ते हैं, और लाइट वाले में
लाइट वाले में 7 रंग होते हैं, 7 रंग में ऐसे लिखा जाता है। और आपको ये अच्छे से पता है कि V का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, R का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, मतलब इधर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अगर इधर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो इधर आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इधर आने पर एनर्जी बढ़ती है, इधर आने पर तीव्रता बढ़ती है। आपको केवल फ्रीक्वेंसी पर और लैम्डा पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर और इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो 8वां क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा था, अब देखो यहाँ तरीका क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। अब बताओ तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसकी, रेडियो की, सबसे कम किसकी है, गामा की। तो 8वें का आंसर कौन सा हो गया, गामा रे। गामा रे का सब जो वेवलेंथ है सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग। अब बताओ सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति इसका, सबसे अधिक आवृत्ति किसका हो जाएगा, गामा रे का। तो गामा रे जो है, गामा रे का आवृत्ति क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी हो जाएगी, सबसे अधिक आवृत्ति गामा की, सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव की। ऑप्शन देख लो भाई, सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, सबसे अधिक जो हो जाएगी गामा की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव की आवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। देख रहे हो क्या मज़ा आ रहा है ना, ऐसे दोस्तों हैं ये चैप्टर के क्वेश्चन। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंग, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव की। सबसे कम किसकी हो जाएगी, गामा रे की। वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रकाश किरणें, एक्स किरणें एवं रेडियो तरंगे निर्वात में गतिशील हैं। अब दोस्तों ये प्रकाश तरंगे ही नहीं, सातों तरंगे अगर ये निर्वात में चल रही हैं तो इन सभी की निर्वात में, यानी ये प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इनकी निर्वात में जो चाल होगी वह क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸। तो प्रकाश की चाल ना बोल करके हम लोग ऐसे बोलते हैं, प्रकाश की चाल c = 1/√में μ0 ε0। इसकी वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश सभी तरंगे अगर कहाँ चल रही हैं, वायु या निर्वात में चल रही हैं, वायु या निर्वात में चलेंगी तब सभी तरंगों की चाल फिक्स होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन सबकी आवृत्ति देख रहे हो अलग अलग है, सबका तरंगदैर्घ्य क्या है, अलग अलग है, सबकी ऊर्जा क्या है, अलग अलग है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ, इनकी आवृत्तियाँ समान होंगी, नहीं भैया, इनकी आवृत्ति अलग अलग है, सबकी आवृत्ति अलग है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, गामा की, सबसे कम आवृत्ति रेडियो वेव की। ठीक है, आगे कह रहा है इनकी चाल समान परंतु आवृत्तियाँ भिन्न होगी। हाँ, चाल समान है, सभी तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि सभी तरंगों की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है, सभी तरंगों की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। ठीक ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 12 का बी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपसे कह रहा कि 1/μ0 ε0 की बीमा। अब बताओ, हम लोग जानते हैं इसकी बीमा पूछ रहा, की बीमा पूछ रहा अपने से, की बीमा हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं दोस्तों c = होता है 1/√में μ0 ε0। अपने को रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करोगे इधर का भी करोगे तो c² = 1/μ0 ε0। और c क्या होता है, प्रकाश की चाल, c का बीमा होता है LT-1, LT-1 का स्क्वायर कर दो, LT-1 का स्क्वायर जब करोगे तो ये हो जाएगा L2T-2, L2T-2, ये क्या आ जाएगा, बीमा आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 को लगाने के लिए भाई थोड़ा जगह चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अब इसमें काम नहीं करेगा। ठीक ना, अब इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा, बस ट्रिक हो गया भाई। तो ट्रिक दोस्तों ये था आपका रेडियो मिर्ची I लव यू एक्स गामा। इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कौन सा नहीं है। ठीक है, बाकी उसका उल्टा लिख दोगे, उल्टा लिखने के बाद वी मतलब होता है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, VIB GY OR। उसमें आपको पता है कि V का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, R का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा। इधर हो गया तरंगदैर्घ्य वाला, जब इधर तरंगदैर्घ्य है इधर आपका न्यू हो जाएगा, इधर आपका ई हो जाएगा, इधर आपका आई हो जाएगा। आपको लैम्डा और न्यू 2 ही याद करना था। ठीक ना, चलो इरेज कर दे भाई, इरेज कर दे, एकदम बढ़िया तरीके से लिख लेना। इरेज मैं कर देता हूँ। अब इरेज करने के बाद यहाँ पे इतने में काम हो जाएगा अपना। 14 और 15, 14 13 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों अपने से कह रहा है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, अभी मैंने फिगर बनाया था वैद्युत क्षेत्र का आयाम, उसको मैंने लिखा था E0, कितना दिया 5 वोल्ट पर मीटर दिया है, 5 वोल्ट पर मीटर। आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V0 आपसे पूछ रहा है। दोस्तों एक फार्मूला होता है C = E0 अपान B0। तो यहाँ से B0 = क्या हो जाएगा E0 अपान C, और E0 की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू 3 × 10⁸, ऊपर जाएगा 5/3 × 10⁻⁻8। 5/3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 × 3 1.67 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, नहीं भैया मीटर पर सेकेंड नहीं, मात्रा क्या जाएगा टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र ना टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ऊष्मा विकिरण है। ऊष्मा विकिरण दोस्तों ये डायरेक्टली याद कर लो कि ऊष्मा विकिरण जो है वह क्या है, एक अवरक्त विकिरण है। ऊष्मा विकिरण है वह क्या है, एक अवरक्त विकिरण है, ठीक ना। इंफ्रारेड अभी मैंने कहीं लिखा था ना, आई से इंफ्रारेड, तो अवरक्त क्या है, जो ऊष्मा विकिरण है वह क्या है, एक आपका अवरक्त विकिरण है। तो ये आपका रहा 15 का क्वेश्चन का आंसर नंबर C, ठीक ना। तो दोस्तों आपने देखा कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन, और कितने कम समय में ख़त्म हो गए। ये मैं एक बार टाइम को देख लूँ, टाइम देखोगे दोस्तों 26 मिनट, यानी आधे घंटे के अंदर हमारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए। यानी एक क्वेश्चन पे मुश्किल से 2 मिनट लगे हैं ना, 2 मिनट मुश्किल से लगे हैं। बाकी 30 मिनट के अंदर आपने देखा भाई सब क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन। और दोस्तों आपको इसमें से क्या याद करना है, पहला विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं, त्वरित आवेश से होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा याद होनी चाहिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही साथ तरंग संचरण की दिशा जो होती है वह दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये हो गया। बाकी और सब क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिया यार, उसमें सब बताया है। वीडियो को फिर से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन क्या दोहराऊँ, बाकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी है कौन सी नहीं है, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्स गामा, वहाँ से काम हो गया। बाकी उसका उल्टा कर दोगे, उसका उल्टा करके सेट कर लो, गामा उधर बढ़ेगा, न्यू इधर घटेगा, न्यू इधर बढ़ेगा, ई इधर बढ़ेगा, आई इधर बढ़ेगा, बस और कुछ करना नहीं था। बाकी एक छोटा सा फार्मूला ये C = E0 अपान B0। यहाँ से आपने देखा विद्युत चुम्बकीय तरंगे 15 के 15 क्वेश्चन आपकी ज़ुबान पे हो गए होंगे ना, 15 के 15 क्वेश्चन आपकी ज़ुबान पे हो गए होंगे। आपको मज़ा आ गया होगा कि हाँ सर ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है, और ये चैप्टर को और आसान कर दिया गया कुछ ट्रिक बता करके इसको और आसान कर दिया गया। तो दोस्तों अब ये हो गया है टोटल आपके 12 चैप्टर नहीं, पार्ट 1 बुक के जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे मैंने सब के सब बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब दोस्तों आप लोग बताना कि जो पार्ट 2 आपका शुरू होगा, जो आपका पार्ट 2 शुरू होगा, उस पार्ट 2 में क्या पहले आपको थ्योरी कराई जाए या फिर आपको पर जितना चीज़ें मैं पहले पढ़ा दिया हूँ वीडियो का, पहले उसका बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दूँ। बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने के बाद जो टाइम मिले उस टाइम में मैं आपको थ्योरी कराऊँ, ठीक ना। ये जैसा भी होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन मेरा मानना था कि हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करते रहें, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन जितनी जल्दी अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्लस जो थ्योरी बची हुई है उस थ्योरी को, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन सब लेकर आने वाले हैं। ऐसे से लेकर आने वाले हैं, ऐसे से लेकर आपको पढ़ाएंगे, तब आपको मज़ा आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ अब फिजिक्स बढ़िया तरीके से तैयार हो रही है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।